नमस्कार। आज के नए YouTube सेशन में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग किस विषय पे बात करेंगे? वैसे मेरे चेहरे पे स्माइल देख के तो आपको पता चलना चाहिए कि मैटर कुछ सीरियस नहीं है, बल्कि मैटर कुछ सार्केस्टिक है। अभी बस 2 दिन पहले 1 फरवरी फिनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने पार्लियामेंट में आने वाले साल का बजट पेश किया। अब उस बजट के ऊपर काफ़ी फिर चर्चाएं होती, डिस्कशंस होते हैं। बहुत सारे ट्विटर, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम एक्सपर्ट्स उसके ऊपर आके अपना ज्ञान झाड़ते हैं। लेकिन एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे जो डिस्कशंस उठे हैं, जो डिस्प्यूट उठा है, मुझे तो हंसी आ रही है उस सब्जेक्ट के ऊपर। सो आई एम जस्ट गोइंग टू टॉक अबाउट दैट पर्टिकुलर प्रोविजन। सो निर्मला सीतारमण जी हैज़ डिक्लेयर्ड इन द बजट that government is going to support to poor prisoners who are unable to afford bail amount। तो मतलब इन शॉर्ट जो पर्टिकुलर गरीब ऐसे कैदी है, प्रिजनर्स है कि जिनका बेल मंजूर हो चुका है, लेकिन उनके पास पैसे न होने के कारण वो अभी तक जेल में ही हैं, या फिर ऐसे कुछ पर्टिकुलर प्रिजनर्स those who have completed their sentence but after that they were supposed to pay some penalty as per the court decision and उनके पास वो पैसे नहीं है, इसके लिए वो अभी तक प्रिजन में ही है। तो ऐसे प्रिजनर्स के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अपनी भारत सरकार अपने जेब से वो पैसे कोर्ट में डिपॉजिट करेगी ताकि ये कैदी वहाँ से बाहर आ सके, जेल से बाहर आ सके। अब इतनी सी बात है और अब इसके ऊपर कितना बड़ा रायता फैला हुआ है आप सोच भी नहीं सकते। तो जरा देखिए कैसे कैसे सोशल मीडिया पे ट्वीट्स चलते रहते हैं। अब देखिए ये एक ऐसा ट्वीट है कि बहुत से हिंदुओं को उससे बहुत तकलीफ हो सकती है। मोदी गवर्नमेंट टू हेल्प क्रिमिनल्स इन जेल विथ बेल एंड प्रोवाइड फंड्स टू पे फॉर देयर फाइन एंड नाउ कम्स द मेन क्रूक्स। Maximum beneficiaries of this new scheme in budget will be Muslims. So what the hell is going on in the nation? सही बात है, बिना कोई प्रोविजन पढ़े, बिना कोई जानकारी लिए कुछ भी सोशल मीडिया पे लिखना कितना आसान होता है। तो अब मैं आपको उसके पीछे की हकीकत बताता हूं। इन नवंबर भारत की आदरणीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अपने भाषण में ये कहा था that government should try to decongest the jails। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने प्रिजन अथॉरिटीज को यह डायरेक्टिव इशू किया था टू सबमिट द डिटेल्स विद इन 15 days कि ऐसे कितने सारे कैदी अभी तक अंडर ट्रायल्स जेल में सड़ रहे हैं कि जिनका बेल मंजूर हो चुका है, लेकिन अभी तक उनका बेल अमाउंट डिपॉजिट न होने के कारण दे आर स्टिल इन जेल। So the reply was submitted according to which approximately around 5,000 such under trial prisoners are in jail despite being granted bail. Okay? Now add to it nearly around 10,000 more prisoners who are in the jail in spite of completing their sentence because they don't have money to pay for this particular penalty which was imposed on them. अब ये amounts है कितने? These amounts vary from यू कैन से 500 रुपये से लेके 2,500, 3,000, 5,000। लेकिन उन गरीब कैदियों के पास या फिर उनके रिलेटिव्स के पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो वहाँ पे कोर्ट में उतने पैसे जमा करके अपने उस रिलेटिव को जेल से बेल्स पर बाहर निकाल सके। तो ऐसे लोगों को मदद करने के लिए, जेल्स डीकंजेस्ट करने के लिए भारत सरकार अपने जेब से कोर्ट में उनकी बेल अमाउंट या उनकी पेनल्टी अमाउंट डिपॉजिट करेगी सो दैट दीज पीपल कैन वॉक आउट ऑफ द जेल। ओके, अब इसके ऊपर बहुत बड़ा रायता फैला हुआ है। क्या? मोदी तो मौलाना हो चुका है। मौलाना मोदी ने ये जो पर्टिकुलर कदम उठाया, ये सिर्फ और सिर्फ अपीजमेंट के लिए उठाया। क्यों? क्योंकि इस पर्टिकुलर प्रोविजन का फायदा सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्टिकुलर रिलीजन को होगा
और वो है मुस्लिम्स। ठीक है, मैं मानता हूं कि भारत में जितने जेल में जितने कैदी, जितने अंडर ट्रायल्स, जितने कन्विक्ट्स अभी राइट नाउ जेल में हैं, उनमें से नियरली 30% मुस्लिम्स है। तो इस पर्टिकुलर प्रोविजन का फायदा मुस्लिम्स को होगा। लेकिन मेरा सिर्फ एक सवाल आता है कि 30% मुस्लिम्स है, बाकी 70% कौन है? वो नॉन मुस्लिम्स है। तो ज्यादा बेनिफिट किसे मिल रहा है, नॉन मुस्लिम्स को या मुस्लिम्स को? थिंक ऑन दैट। नाउ सेकेंड पॉइंट, आपने देखा रहेगा बड़े से बड़ा आतंकवादी भी जब रहता है, उसके ऊपर जब कोई केस फाइल होती है तो उसके लिए लड़ने के लिए वकीलों की फौज खड़ी होती है। यहां तक कि ग्रेडेड से ग्रेडेड आतंकवादी को जब फांसी की सजा देनी होती है तो रात को 12:30 बजे सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा के 2 बजे अर्जेंट हियरिंग लेके उसकी फांसी टालने तक की कोशिश की जाती है। याद करना, अजमल कसाब के टाइम भी हुआ था। एम आई राइट? तो अब जरा सोचना, उनके लिए रात को 12:30 बजे सुप्रीम कोर्ट में जाके किसी जज को नींद से उठा के 2 बजे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खोल के अंदर हियरिंग लेने वाले जो एडवोकेट्स होते हैं, जो वहां के बड़े बड़े सॉलिसिटर जनरल्स है, जो कुछ भी है, वो क्या दबा के पैसा नहीं लेते? एक एक हियरिंग का जो लोग 1-1 लाख, 2-2 लाख, 5-5 लाख रुपया लेते हैं, ऐसे वकीलों की फौज वहां पे खड़ी होती है रात को 12:30 बजे। तो उनको पैसा कौन देता है? अजमल कसाब दे सकता था? नहीं दे सकता था। कोई भी आतंकवादी दे सकता था? नहीं दे सकता था। तो उनके पैसा कौन देता है? उनके लिए पैसा देती है इन लोगों के लिए बने हुए फेक एनजीओस, और ये एनजीओ सिर्फ यही लोगों को बचाने का काम करते हैं। तो अगर राइट नाउ जो कोर्ट में जो कोई भी अंडर ट्रायल्स मुस्लिम्स वहां पे हैं, उनको बचाने के लिए तो ये एनजीओस वैसे भी काम करते हैं, और उनके काम की वजह से ऐसे कितने कैदी अभी तक जेल में बैठे रहेंगे, आप जरा सोच सकते हैं। कि मतलब इन शॉर्ट माय पॉइंट इज कि जो मुस्लिम प्रिजनर्स थे उसमें से मेजॉरिटी हैव ऑलरेडी बीन प्रोवाइडेड फाइनेंशियल असिस्टेंस बाय दीज पर्टिकुलर एनजीओस, बाय देयर रिलीजियस व्हाट वी से देयर ग्रुप्स। एंड इन दैट केस अब आप मुझे बताइए कि ये जो पर्टिकुलर प्रोविजन राइट नाउ निर्मला सीतारामन जी ने जो बजट में लाई है, उसका बेनिफिट ज्यादा किसे होने वाला है, मुस्लिम्स को या नॉन मुस्लिम्स को? ये हुआ पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट, अब इन लोगों का कहना यह है कि बजट में ऐसे कैदियों को छुड़ाने के लिए बेल अमाउंट सरकार पे करेगी। मतलब इन शॉर्ट, दिस इज वेस्टेज ऑफ टैक्स पेयर्स मनी। अग्रीड, दिस इज वेस्टेज ऑफ टैक्स पेयर्स मनी। हम थोड़ी इसके लिए टैक्स पे करते हैं कि उसके उस पैसे से सरकार ऐसे कैदियों को छुड़ाने के लिए, मदद करने के लिए पैसा वेस्ट करे। सही बात है। लेकिन अब एक बात बताइए, ये लोग जेल में कितने साल से सड़ रहे हैं? इनके जो ऑफेंसेस है ये बहुत पेटी ऑफेंसेस है, बिकॉज डेफिनेटली ये जो कदम है ये कोई भी ग्रूसम क्राइम्स के लिए नहीं है। कोई अगर रेप का कोई अक्यूज्ड है, कोई रेप का कन्विक्ट है, कोई मर्डरर है, कोई आतंकवादी है, कोई फाइनेंशियल स्कैमर है, तो उनके लिए यह प्रोविजन नहीं है। तो ये जो पर्टिकुलर प्रोविजन रखी गई है वो किसके लिए रखी गई है? फॉर पेटी क्रिमिनल्स। 2 ग्रुप के बीच में मारामारी हुई, रात को शराब पी के पति ने पत्नी को मारा, छोटी मोटी चोरी की, किसी ने स्कूटर चुराई, किसी ने बाइक चुराई, किसी ने बाइक का टायर चुराया, ऐसे छोटे मोटे ऑफेंसेस के लिए मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि क्रिमिनल नहीं है, क्रिमिनल को क्रिमिनल की तरह सजा मिलनी चाहिए, लेकिन उसके लिए फिर पहले अपनी जुडिशरी सिस्टम सुधारिए। यहां पे एक छोटी सी चोरी का केस 8-8 साल चलता है। मुझे याद है एक केस जहां पे किसी गवर्नमेंट एम्प्लॉय के ऊपर 1 रुपया चोरी करने का आरोप लगा था। बेचारा पोस्टमैन था, मनी ऑर्डर में से 1 रुपया चोरी करने का उसके ऊपर आरोप लगा था। उस केस का रिजल्ट ये 28 ईयर्स के बाद आया, और क्या साबित हुआ? दैट ही वॉज एक्विटेड। तो अब सोचिए 28 साल तक अगर 1 रुपए की चोरी का केस चल सकता है, तब तक अगर आप उस आदमी का पगार रोक के रखते हो, उसका प्रोविडेंट फंड रोक के रखते हो, उसकी ग्रेच्युटी रोक के रखते हो, तो ऐसे जुडिशरी पहले सवाल उठाइए कि वो इतना टाइम क्यों लगाते हैं? क्यों सनी देओल को यह बोलने का मौका मिलता है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख? क्योंकि यही हकीकत है। तो इतने साल से ये जो पर्टिकुलर कैदी जेल में सड़े हैं, जरा सोचिए उनका जो ऑफेंस था वो ऑफेंस कितना पनिशेबल है। इट माइट बी पनिशेबल मैक्सिमम टू द एक्सटेंट ऑफ 1 ईयर, 2 ईयर्स, 3 ईयर्स, और उससे ज्यादा पीरियड तो ये लोग अभी तक राइट नाउ एज एन अंडर ट्रायल जेल में बैठे हुए हैं। और जब वो जेल में बैठे हुए हैं तब उनका खाना, उनका पीना, उनके कपड़े, जेल का मेंटेनेंस, इसके लिए पैसा नहीं लगता। और ये पैसा कहां से आता है? ये पैसा भी तो टैक्स पेयर्स के ही मनी से आता है।
तो जरा सोचिए, अगर सपोज किसी का 1000 रुपीज का बेल अमाउंट बाकी है विच ही इज नॉट एबल टू डिपॉजिट, वो गवर्नमेंट अगर डिपॉजिट करती है और वो आदमी जेल से बाहर निकालता है, तो उस आदमी के मेंटेनेंस के ऊपर उस पर्टिकुलर एक साल में जो 5000 रुपए खर्च होने वाले हैं, क्या वो बचते नहीं है? और क्या गारंटी है कि वो एक साल में निकलेगा ही, कि आपकी कोर्ट का जो डिसीजन है वो एक साल में आएगा ही? अगर वो डिसीजन आने के लिए अगर 5 साल लगे तो मतलब इन शॉर्ट 25,000, तो 25,000 रुपया उसके ऊपर खर्चा करना टैक्स पेयर्स मनी, दैट इज बेनिफिशियल। और 500 रुपया 1000 रुपया उसका बेल अमाउंट पे करना, उसको राइट नाउ बाहर निकालना एंड सेविंग दैट 24,000 ऑफ टैक्स पेयर्स मनी, दैट इज मोर बेनिफिशियल। सरकार जब कोई कदम उठाती है तो उसके पहले बहुत कुछ सोचा जाता है, और ये बिल्कुल गलत बात है कि हर बात को हम लोग सिर्फ और सिर्फ धार्मिक मुद्दे से देखते हैं, कनेक्टेड टू हिंदू मुस्लिम। व्हाट डू यू थिंक? मोदी हैज टू प्रूव हिज हिंदू क्रेडेंशियल्स? डज ही इवन नीड टू डू दैट? 700 साल से जो पर्टिकुलर केस पेंडिंग पड़ी हुई थी, जिसका रिजल्ट कोई नहीं ला सका था, वो राम मंदिर भी उसी मोदी ने बनवाया। काशी विश्वनाथ का जो कॉरिडोर बनाया, महाकाल लोक जो बनाया, वो भी मोदी ने ही बनाया। इतने सारे जो कुछ भी बड़े बड़े जो नए 4 धाम यात्रा के लिए रोड बन रहे, सब कुछ बन रहे, वो मोदी ही बना रहा है। आई डोंट थिंक मोदी हैज टू प्रूव एनी हिंदू क्रेडेंशियल ऑफ हिज। ही इज इनफ हिंदू, ही हैज ऑलरेडी प्रूव दैट एंड एवरीवन नोज दैट, एक्सेप्ट फॉर सर्टन सेक्शन जिनके खुद के इंटरेस्ट सॉल्व नहीं हुए। उन्हें बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि मोदी सरकार आने के बाद उनको बहुत कुछ मिलेगा, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला है, क्योंकि मोदी जी ऐसे लोगों को अच्छी तरह से जानते हैं। और फिर ये लोग क्या करते हैं, अब आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन दे आर ट्राइंग टू कंफ्यूज पीपल, दे आर ट्राइंग टू कंफ्यूज द कोर वोट बैंक ऑफ मोदी जी, और अल्टीमेटली दिस पीपल दे ट्राई टू कन्वर्ट देम टू ईदर एंटी मोदी और अदरवाइज टू प्रेस फॉर नोटा। नोटा सबको पता है, नन ऑफ द अबाउ, मतलब इन शॉर्ट वी वोंट वोट फॉर एनी ऑफ द कैंडिडेट्स। तो वो नोटा को गया हुआ एक वोट इज ऑब्वियसली -1 वोट फॉर मोदी जी। तो या तो लोगों को भ्रमित करो, उन्हें मोदी जी के खिलाफ भड़काओ, या तो उन्हें नोटा की तरफ ढकेल के इनडायरेक्टली मोदी जी के खिलाफ करो। ये एजेंडा लेके चलने वाले काफी लोग आपको मिलेंगे, और वो ये सब गलत फहमियां फैलाते रहते हैं। और हमारा यह फर्ज बनता है कि इस बात को जाने कि अगर सरकार कोई कदम उठा रही है तो उसके पीछे हमेशा अपीजमेंट नहीं होता है। और इतनी सी बात जरा सोचिए, अगर वो 30% मुस्लिम कन्विक्ट्स है या फिर मुस्लिम अंडर ट्रायल्स है, उनको बचाने के लिए गवर्नमेंट अगर इतना बड़ा कदम उठाने वाली है फॉर अपीजमेंट पॉलिटिक्स, डू यू थिंक दैट ऑर्डिनरी मुस्लिम्स आर इवन बॉदर्ड अबाउट सच क्रिमिनल्स? दे आर नॉट. And out of these 30% people, how many are going to go and vote for Modi on that particular election day? Just think of that before accusing anything wrong informations. मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना ही था, इस पर्टिकुलर बात को तवज्जो देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर कोई खतरनाक अपराधी है तो उसके लिए सरकार ये कदम उठाने वाली नहीं है, और कोई अगर छोटे मोटे अपराधों का कोई नॉर्मल, जिनकी पनिशमेंट मैक्सिमम 3 इयर्स ऑफेंसेबल है, तो उनके लिए ही ऐसे कदम उठाए जाएंगे। तो मुझे तो कोई नहीं लगता कि इस पर्टिकुलर प्रोविजन के पीछे कोई पॉलिटिकल मकसद है या कुछ है। इनफैक्ट अगर फिनेंस मिनिस्टर ये पर्टिकुलर प्रोविजन बजट में लेके आती है, सो दैट मीन्स यू शुड हैव दैट मच ब्रेन टू अंडरस्टैंड कि यहां पे इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व है। और इकोनॉमिक्स ये है, अननेसेसरली वेस्टिंग मनी ऑन द मेंटेनेंस ऑफ प्रिजनर्स हु आर नॉट गोइंग टू हैव इवन दैट मच ऑफ पर्टिकुलर ऑफेंस और पनिशमेंट। ओके, दैट इज नॉट एडवाइसेबल। सो रादर अभी राइट नाउ गवर्नमेंट अपने जेब से पैसा डिपॉजिट करेगी कोर्ट में, कोर्ट का ट्रेजरी अकाउंट चलता है एसबीआई में, तो वो पैसा आएगा एसबीआई में। मतलब इन शॉर्ट दैट मनी इज स्टिल विथ आवर नेशनलाइज्ड बैंक विच दे कैन यूज in the economy itself. That is the third point on which you should think about before falling prey to such particular misinformation. मुझे पता है आज का सब्जेक्ट कोई ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन जब भी कैंपेन चलाए जाते हैं, मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगा उन्हें वहीं पे स्टॉप करने की और आपको सही इन्फॉर्मेशन पहुंचाने की। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।